नमस्कार। सहकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार अलंकार, रिटायर्ड एडिशनल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिहार पटना बोल रहा हूँ। आज के इस अंक में मैं आपको सहकारी समितियों के प्रबंधन समिति के निर्वाचन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मैं जब सहकारी समितियों के निर्वाचन की बात करता हूँ, इससे मेरा स्पष्ट मंतव्य बिहार में विद्यमान दोनों प्रकार की सहकारी समितियों के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो 1935 की सहकारी समितियां हैं, बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित सहकारी समितियां हैं, और द्वितीय बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित समितियां हैं। लेकिन मेरा विशेष फोकस पैक्स के निर्वाचन को लेकर रहेगा, पैक्स के निर्वाचन की मतदाता सूची की तैयारी को लेकर रहेगा, क्योंकि निकट दिनों में लगभग 7,000 पैक्सों की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन होना है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथा संशोधित की धारा 14 में प्रत्येक सहकारी समिति के लिए एक प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है। बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 में जब 2008 में संशोधन किया गया, तो इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अल्पकालीन साख संरचना से संबंधित समितियों का निर्वाचन एक विशेष प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा, और वह प्राधिकार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार है। अल्पकालीन साख संरचना से मेरा मतलब पैक्स प्राथमिक स्तर पर, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समिति, केंद्रीय स्तर पर कहा जा सकता है इसको, और राज्य स्तर पर, शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड है। परंतु 2011 में पुनः बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया, और यह संशोधन 2012 में गजट में नोटिफाई हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अधिनियम तभी प्रवृत्त होता है, तभी लागू होता है जब वह गजट में नोटिफाई हो जाए। तो 2011 का अधिनियम 2012 में नोटिफाई हुआ। इस अधिनियम में सभी प्रकार की सहकारी समितियों, 2008 के अधिनियम ने अल्पकालीन साख संरचना से संबंधित सहकारी समितियों, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सहकारी समितियों के निर्वाचन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को दी थी। परंतु 2011 के अधिनियम ने सभी प्रकार की सहकारी समितियों, चाहे वो 1935 की सहकारी समिति हो अथवा 1996 की स्वावलंबी सहकारी समिति हो, या प्राथमिक सहकारी समिति हो, या केंद्रीय स्तर की सहकारी समिति हो, या शीर्ष स्तर की सहकारी समिति हो, सभी के निर्वाचन की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना को देगी। मैं पुनः वापस लौटता हूँ प्रबंधन समिति के संबंध में। बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 14 में यह प्रावधान है कि प्राथमिक स्तर पर 13 समितियां होंगी। प्राथमिक स्तर की जो समितियां होंगी उनकी प्रबंधकारिणी समिति में 13 सदस्य होंगे। यह सदस्य संख्या अधिकतम है। केंद्रीय स्तर की जो सहकारी समिति होंगी उसमें 15 सदस्य होंगे, 15 अधिकतम सदस्य होंगे, और शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में 17 सदस्य होंगे। यह संख्या अधिकतम है। ये लिमिट है, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। अब इन सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन संपन्न कराने की जिम्मेवारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की है। मैंने शुरू में कहा, आज का विशेष चर्चा है पैक्स निर्वाचन को लेकर। पैक्स एक प्राथमिक सहकारी समिति है, और इसके कार्यकारिणी में 13 सदस्य होते हैं प्रबंधक लेकर। इस तरह 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब निर्वाचन के संबंध में मैं एक दो चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो हमारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 है, उसमें यह भी प्रावधान है, धारा 14 में प्रावधान है कि जो प्रबंधकारिणी समिति होगी उसमें कुल पद का 50% पद आरक्षित रहेगा। 2 पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 पद अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और 2 पद पिछड़ा वर्ग के लिए। अब इन पदों में से एक पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 1 पद, 2 पद में से 1 पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 2 पद में से 1 पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
और पिछड़ा वर्ग का 2 पद में से 1 पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा यहाँ अध्यक्ष का पद होता है, और प्राथमिक समिति का हो या केंद्रीय समिति का हो या शीर्ष सहकारी समिति का हो, वह अनारक्षित होता है। वह पद रिजर्व नहीं होता, रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन रिजर्वेशन जब हम काउंट करते हैं तो उस पद को भी श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि पैक्स में 12 सदस्यों का निर्वाचन होना है तो जो अध्यक्ष का 1 पद होगा वह अनारक्षित है। अध्यक्ष का यह 1 पद अनारक्षित है। एक रिजर्वेशन के लिए 50% रिजर्वेशन, 12 में 56 पद का आरक्षण होगा, पर उस पद को भी, अनारक्षित पद को भी रिजर्वेशन के लिए उसकी गणना की जाएगी। इसी तरह जो सामान्य कोटि वर्ग का पद है पुनर्कारणी में, उसमें भी 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि निर्वाचन का कार्यक्रम तो बिहार निर्वाचन प्राधिकार करता है, लेकिन यहाँ एक किसी भी कार्यकारिणी समिति है, पुनर्कारणी समिति है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष माना जाएगा और वह स्वतः प्रभार लिया समझा जाएगा। पुनर्कारणी समिति के सदस्य जैसे ही निर्वाचन का परिणाम घोषणा हो जाता है, उसी तिथि से उनका कार्यकाल की गणना शुरू हो जाएगी। अब वे स्वतः प्रभार लिए समझे जाएंगे, उनको अलग से कोई प्रभार दिलाने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद, 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद यदि पुनर्कारणी समिति का निर्वाचन किसी कारण से संपन्न नहीं कर पाती है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, तो 5 वर्ष पूरा होते ही वह समिति, उस समिति की पुनर्कारणी समिति स्वतः अधिक्रमित हो जाएगी और उसमें राज्य सरकार रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। यदि राज्य सरकार का उस समिति में हिस्सा पूंजी हो, ऋण हो, या उस सहकारी समिति के द्वारा लिए गए किसी ऋण की राज्य सरकार ने गारंटी दी हो, तो वहाँ प्रशासक बहाल किया जाएगा निबंधक द्वारा। और यदि समितियाँ ऐसी हैं, सहकारी समितियाँ ऐसी हैं जहाँ कोई ऋण राज्य सरकार ने नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है, कोई लोन नहीं है, तो निबंधक आदेश देगा आम सभा के माध्यम से एक तदर्थ कमेटी का गठन करने का, जो कि निर्वाचन के कार्य में सहयोग करेगा। यह मोटी तौर पर यह संरचना है, लेकिन इसमें एक और 2 चीज़ पर विचार करने की जरूरत है। पहला है कि यदि एक्ट 14 में यह प्रोविज़न है कि यदि कोई भी रिक्ति हो जाती है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस पर मैं विस्तृत विवेचना बाद में करूँगा। कोई भी रिक्ति हो जाती है तो इसमें लिखा है कि यह उसी वर्ग के सदस्यों के सहयोजन से भरा जाएगा। 14 में यह चर्चा है कि उसी वर्ग, जिस कैटेगरी की वैकेंसी होती है, उसी वर्ग के सदस्य के संयोजन मतलब कॉप्शन से भरा जाएगा। लेकिन फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो 14 में ही यह प्रावधान है कि रिक्तता की स्थिति 2.5 वर्ष के पहले हो तो वहाँ तो उपनिर्वाचन होगा उस वर्ग का, जहाँ जिस वर्ग से पद रिक्त हुआ है। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद हो तो वहाँ नॉमिनेशन शब्द उसने यूज़ किया है। एक जगह पहले कॉप्शन शब्द यूज करता है, दूसरा जगह नॉमिनेशन शब्द यूज करता है, उसने किया है। यह इस सब पर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि हाल ही में गया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के लेकर, वहाँ के अध्यक्ष को चुनाव को लेकर एक काफ़ी विवाद हुआ है। काफ़ी माननीय उच्च न्यायालय में फिर सचिव सहकारिता के न्यायालय में, फिर निबंधक न्याय सहयोग समितियाँ द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किए गए हैं। उसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा। उसमें संयोजन और मनोनयन को लेकर बहुत विस्तृत व्याख्या दी गई है। तत्काल मैं अब फिर वापस लौटता हूँ प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव पर। तो जैसा मैंने बताया कि प्रबंधकारिणी समिति के चुनाव के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार कार्य करता है और पैक्स निर्वाचन के लिए लगभग 7 पैक्सों का निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित होना है। यह अधिसूचित होने से पहले मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम निकलेगा और मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम यदि सितंबर माह में निकलता है तो संभावना है कि मतदाता सूची की कट ऑफ डेट 31 अगस्त होगा, और यदि अक्टूबर माह में निकालता है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार तो कट ऑफ डेट 30 सितंबर होगा। यह एक संभावना ही जताई जा रही है। ये तो ऐसे विशेषाधिकार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का है और सही समय पर और निर्वाचन की प्रक्रिया को शुरू करने के संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अपना निर्णय लेता है, उसका निर्देशन करता है, उस पर वह पैनी नजर रखता है। तो निर्वाचन के क्रम में सबसे पहले मैं मतदाता सूची की तैयारी के क्रम के पहले मैं बता देना चाहूँ कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने 2012 में ही एक अधिसूचना निकाली थी। हमको जहाँ तक याद है कि 2012 में एक अधिसूचना निकाली थी
इस अधिसूचना के माध्यम से उसने स्पष्ट कर दिया था कि कौन निर्वाचन पदाधिकारी होगा, कौन उप निर्वाचन पदाधिकारी होगा, कौन जिला निर्वाचन पदाधिकारी होगा। इस अधिसूचना में जिला पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के सहयोग समितियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया गया है। यह अधिसूचना भी बरकरार है। इसी तरह जिला सहकारिता पदाधिकारी को अपने जिला के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी सह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने प्रखंड क्षेत्र के समितियों के निर्वाचन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ निर्वाचन पदाधिकारी शब्द का यूज प्रयोग होता है, निर्वाचित पदाधिकारी का नहीं होता है, सह निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया गया है। वैसे विशेष परिस्थिति में अंचलाधिकारी को भी प्राधिकार को अधिकार है कि वीडियो के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में और कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस अंचल के अंचलाधिकारी को भी निर्वाचन पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी वह नामित कर सकता है। स्थिति यह है और ये स्थिति यह नोटिफिकेशन अभी भी मान्य है। इसमें एक प्रश्न उठता है कि बहुत सारी ऐसी समितियां हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक जिला से अधिक है। सपोज कीजिए कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का निर्वाचन हो रहा है, तो जैसे पूर्णिया है, तो पूर्णिया का जिला सहकारी बैंक 3 जिलों में फैला हुआ है, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। तो वहाँ स्थिति स्पष्ट है कि मुख्यालय के जो जिला पदाधिकारी हैं वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। यह सभी संदर्भ में लागू होता है, या जो मुख्यालय के जिला पदाधिकारी होंगे वही जिला निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, और जो वहाँ के मुख्यालय के जो केंद्रीय समितियों के संदर्भ में उस निर्वाचन का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेंगे। अब हम फिर लौटते हैं मतदाता सूची की तैयारी पर। तो मैं देख रहा था कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक पत्रांक निकाला है, अपना एक पत्र निकाला है। पत्र 717 है, 717 पत्र है, और उस पर बहुत डिटेल में, हमको लगता है कि मई में चिट्ठी निकाली गई है। बहुत ही डिटेल में मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में चर्चा किया गया है। उस पत्र को पढ़ने से, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से या समझने से मतदाता सूची की तैयारी में जो कठिनाइयाँ आ रही थी या जो शिकायतें थी, वो शिकायतें या कठिनाइयाँ वो दूर हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरत है कि उस गहन परीक्षण करने की। उस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है, जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का पत्रांक है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है, 717 है, जहाँ तक मुझे याद है कि 717 है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चरणवार तरीके से स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूची की तैयारी कैसे होगी। सबसे पहले कहा गया है कि जो मतदान कराना है, जिस पैक्स का निर्वाचन देय है या जिस सहकारी समिति का निर्वाचन देय हो, उसको 2 दिन पहले, उसके लिए 200 दिन पहले एक पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की नियुक्ति मतदाता प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी पर नज़र रखने के लिए किया गया है। एक यह प्रावधान, प्रायः हम लोगों की शिकायत होती थी कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार मतदाता की प्रारूप मतदाता सूची के प्रशासन की अधिसूचना निकाल देता है और डीसीओ को बहुत कम समय देता है उसकी जांच करने के लिए, 3 दिन या 4 दिन। जांच नहीं हो पाता है, उसमें कोई त्रुटि होती है, जिला सहकारिता पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी सहयोग समितियों को उस त्रुटि को झेलना पड़ता है, उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। तो उस स्थिति को थोड़ा सा उसमें सुधार करने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक अच्छा पहल किया है कि आप 200 दिन पहले एक पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की उसमें प्रतिनियुक्ति होगी सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए जिसका निर्वाचन देय है। यह प्रतिनियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी सह के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अब पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की नियुक्ति 200 दिन पहले करनी है। अब उनका काम क्या है, अब काम क्या है और प्रारूप मतदाता सूची की तैयार करने में योगदान क्या है। अब फिर यहाँ प्रबंधन समिति की भूमिका शुरू हो जाती है। प्रबंधकारिणी समिति, किसी भी तरह की प्रबंधकारिणी समिति हो, प्राथमिक हो, केंद्रीय हो, राज्य स्तर की हो, प्रबंधकारिणी समिति का दायित्व है कि समिति के निर्वाचन के देय होने के 180 दिन पहले वह प्रबंधकारिणी समिति की बैठक बुलाएगा और उसमें पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जो नामित हैं उनको भी आमंत्रित करेगा। इस प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पहले सदस्यों को दी जाएगी और पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को भी दी जाएगी। इस प्रबंधकारिणी समिति में प्रारूप मतदाता सूची पर विचार किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची पर विचार किया जाएगा, इसका आधार क्या होगा, यह भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट कर दिया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका आधार विगत चुनाव की मतदाता सूची होगी। 2024 में यदि निर्वाचन होना है तो वर्ष 2019 की जो मतदाता सूची है जिसके आधार पर पैक्स का निर्वाचन हुआ था,
वही इस मतदाता सूची का आधार होगा। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सूची तैयार की जाएगी, जो पंद्वकाणी समिति की बैठक होगी, उसमें कोई भी व्यक्ति है जो अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो वह साक्ष्य के साथ, स्वप्रमाणित साक्ष्य के साथ प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन दे सकता है और प्रबंधकारिणी समिति को उस पर निर्णय लेना होगा। यदि सही साक्ष्य है तो उसका नाम जोड़ने का। अब प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हो गई, जो भी आवेदन है प्रबंधकारिणी समिति ने उसने निस्तार किया, न्यायसंगत निस्तार किया। अब होगा कि 3 प्रपत्र में वो मतदाता सूची तैयार होगी। 3 प्रपत्र में, कृपया ध्यान देंगे, 3 खंड में, खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में 2019 की मतदाता सूची रही। मैं पैक्स के निर्वाचन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन यह बात सभी सरकारी समितियों के निर्वाचन पर लागू होता है। खंड क में पैक्स की मतदाता सूची रहेगी 2019 की। खंड ख में 2019 के बाद जो लोग पैक्स के सदस्य बने हैं उनका जिक्र रहेगा। और खंड ग में 2019 की मतदाता सूची के बाद जो लोग पैक्स के सदस्य के नाम से हटाए गए हैं उनका जिक्र रहेगा। लेकिन इसके लिए कारण देना होगा, वैध कारण देना होगा। मतलब कि खंड क, खंड ख प्लस खंड ख माइनस खंड ग, वही मतदाता सूची का बेस हो जाएगा, उतनी ही संख्या मतदाता सूची का बेस हो जाएगा। समझने की बात है। खंड ख में मतदाता सूची जो 2019 की है वह रहेगी। 2019 की बाद प्रबंधकारिणी ने जिन सदस्यों का नाम जोड़ा है उनका नाम रहेगा। और खंड ग में जिनका नाम हटाया गया है उनका नाम रहेगा। इस पूरी सूची का पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी द्वारा अवलोकन किया जाएगा और सहमति बनने के बाद 3 प्रपत्र की सूची होगी। 1M फॉर्मेट है, जिसमें अयोग्यता के कॉलम का ही प्रोविजन किया गया है कि हाँ, अयोग्यता के कॉलम का ही प्रोविजन पहले कर देना है कि सदस्य हैं या और क्या स्थिति है, डिफॉल्टर है या मृत है या क्या है, इन चीज़ों का उसमें प्रावधान कर देना है। तो उसके बाद वह एक सूची एक आकार लेगी। वह हस्ताक्षरित करके समिति 150 निर्वाचन देय तिथि के 150 दिन पहले जिला सहकारिता पदाधिकारी को वह सूची समर्पित कर देगी। निर्वाचन के प्रस्ताव कराने के साथ ही, निर्वाचन प्रस्ताव में आप जानते हैं कि उसमें प्रति बूथ जहाँ 700 की संख्या निर्धारित है, प्रति बूथ के लिए कुछ राशि निर्धारित है। जहाँ तक मुझे याद है 5000 की राशि है, तो 700 पर 5000 रुपया देना होगा। जहाँ 700 मतदाता है वहाँ 5000 रुपया, जहाँ 1400 मतदाता है वहाँ जहाँ 700 से अधिक मतदाता, 1400 मतदाता है वहाँ 10,000 रुपया, और जहाँ 1400 से अधिक और 2100 से नीचे है इसी तरह से वह 5000 के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। अब जिला सहकारिता पदाधिकारी पास यह सूची आ गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को पर्याप्त समय मिल गया। पहले 3 दिन 4 दिन का समय मिलता था। समिति ने प्रारूप मतदाता सूची जमा किया, आनन फानन में उसकी हम लोग जाँच करते थे और जाँच करने का समय भी नहीं मिल पाता था, और हम लोग जिला प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी BDO को भेज देते थे। अब जिला 150 दिन पहले प्रावधान है कि आप सूची समर्पित करिए। अब जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व है कि उस सूची की जांच करेंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी सूची की जांच के क्रम में अभिलेख की मांग कर सकते हैं, रसीद की मांग कर सकते हैं, और कोई और जो विवरणी उनको चाहिए उसकी भी मांग कर सकते हैं। इसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी आश्वस्त होकर, और यदि कोई वैसी विसंगति है तो उस विसंगति को ध्यान में रखते हुए एक निर्वाचन प्रस्ताव बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे। लेकिन जिला सहकारिता पदाधिकारी के स्तर पर मतदाता सूची की गहन समीक्षा होने की जरूरत है, क्योंकि यह मतदाता सूची बेस का काम करेगा। इसमें परिस्थिति में जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व अत्यंत ही बढ़ जाता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी के समझ कोई आपत्ति दाखिल होती है तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उस आपत्ति की विधिवत सुनवाई करेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। मतदाता सूची, प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में मैं बोल रहा हूँ, और अंतिम मतदाता सूची के संबंध में नहीं है, प्रारूप मतदाता सूची है जो समिति ने जमा किया है, जो अभी निर्वाचन पदाधिकारी को नहीं गया है। अब निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्ताव तो चला गया है, अधिकांश जिलों से चला गया है। लगभग 7000 पैक्सों का निर्वाचन पदाधिकारी का प्रस्ताव जाना है, निर्वाचन कराना है। तो प्रस्ताव जो प्रेषित हो गया है, तो जैसा कट ऑफ डेट रहेगा, तो एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कि 30 सितंबर कट ऑफ डेट रहेगा, तो किसी समिति ने निर्वाचन प्रस्ताव 31 जुलाई को दे दिया और 30 सितंबर का कट ऑफ डेट होगा, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसके लिए भी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक रास्ता निकाला है। उसके बाद भी जो लोग सदस्य बनेंगे, प्रारूप मतदाता सूची जो समिति ने जमा किया था, जिसके आधार पर निर्वाचन प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, तो उन सदस्यों का भी नाम जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
जिनको नाम जोड़ने, यदि कोई सदस्य बने हुए हों तो उनका नाम भी जोड़ने का इसे सूची में प्रावधान किया गया है। और यह सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को फिर समेकित करके बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित किया जाना है। अब यहाँ एक दो समस्या आ सकती है। मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि संस्था को लेकर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक भी मामला गया है। एक मामला था कि 7-2 में जो आप सुनवाई कर रहे हैं उसमें आप पैक्स अध्यक्षों का पक्ष नहीं सुनते हैं और निर्णय दे देते हैं, इसलिए आपको पैक्स अध्यक्षों का पद सुनने का मौका, पक्ष सुनने का अवसर देना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने निबंधक को आदेश दिया था कि नहीं, ठीक है, प्रभावित पक्ष हैं पैक्स अध्यक्ष, उनकी बात को सुनी जाए, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाए। तो निबंधक महोदय ने प्रभावित पक्ष का पक्ष सुना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसके बाद एक आदेश निर्गत किया और आदेश निर्गत करके उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था है जो मतदाता सदस्य बनने का, उसमें कतिपय सुधार के संकेत दिए, कतिपय सुधार का उल्लेख किया जिसका पालन किया जाना है और इसके आलोक में सहायक निबंधक द्वारा सुनवाई की जा रही है, सदस्यता अपील विवाद की सुनवाई की जा रही है, उसका डिस्पोजल किया जा रहा है। पहली बात यह है, तो खैर इसका तो बहुत हद तक निष्पादन हो गया है। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि अधिनियम नियमावली में परिवर्तन की जरूरत है तो उसके लिए भी राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जाए, लेकिन यह प्रश्न भी अनुत्तरित है। दूसरा माननीय उच्च न्यायालय में केस है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार 7(2) की तहत सुनवाई करते हैं वे सक्षम प्राधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि बिहार सहकारी समिति नियमावली की धारा 7 की उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो सदस्यता समिति ने अस्वीकृत कर दिया है तो वह 60 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के यहाँ अपील करेगा। तो यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा इसकी सुनवाई की जा रही है और यह पैक्स की विधि में भी प्रावधान है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसकी सुनवाई कर सकते हैं। एसपी एक्ट में है जो 32 है, 32 कहता है कि आम सभा सुनवाई करेगा। खैर चलिए, अभी प्रैक्टिस में यही है। अब कोर्ट में चैलेंज किया गया है, याचिका दाखिल किया गया है कि नहीं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विभाग ने 2008 में या 2009 में जो एक अधिसूचना जारी करके विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को जो बिहार सहकारी समिति अधिनियम और नियमावली की शक्तियाँ प्रदत्त की थी, उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार को 7(2) का पावर नहीं दिया गया है। आपत्ति कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय में मामला है। अब माननीय उच्च न्यायालय का क्या फैसला होता है, इसी पर यह बहुत हद तक निर्भर करता है कि 7(2) के जो सदस्य हैं, अधिनियम नियमावली की धारा 7 उपधारा 2 के अंतर्गत जो सदस्य बने हैं वे सदस्य बने रहेंगे या सदस्य हटेंगे, इस पर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आना है। एक यही स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि हमारा जो सहकारी समिति नियमावली है उसकी धारा 7 की उपधारा 4 के तहत BDO, ARCS या DCO को सदस्य बनाने का अधिकार था। बहुत सारे लोगों ने सदस्य बनाया था, ये संख्या लाखों में थी। इसी बीच 2014 में एक केस हो गया और उस केस ने चैलेंज किया कि नहीं, 7(4) के अंतर्गत जो सदस्य बनाए हैं ये लोग, ARCS, BDO या DCO, इनको यह पावर नहीं है। इसका फैसला 2021 में आ गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। फिर 2023 में संबंधित पक्ष ने MJC दायर किया और MJC के आलोक में विभाग ने एक आदेश निकाल दिया कि नहीं, 7(4) के अंतर्गत जो सदस्य बने हैं उनको सुनवाई का मौका दीजिए, उनको सदस्यता से हटा दीजिए। प्रभावित व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में चले गए, SLP उन्होंने दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने उसकी सुनवाई की और वहाँ फर्दर प्रोसीडिंग को उसने स्टे कर दिया। अब इस पर भी देखना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला आता है। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे ARCS, DCO और BDO द्वारा बनाए गए सदस्यों की सदस्यता को कायम रखते हैं तो ठीक है, तो मतदाता सूची में रहेंगे ही। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ अलग आता है तो उनका नाम भी मतदाता सूची में से हटाना होगा। दो स्थिति है, 7(2) के अंतर्गत अपील सुनने के बाद जो सदस्य बनाए गए हैं उनका माननीय उच्च न्यायालय क्या फैसला देता है उस पर निर्भर करता है, और दूसरा 7(4) के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आता है तो उसमें क्या स्थिति बनती है। हो सकता है कि कट ऑफ डेट का समय निकल जाए, निर्वाचन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाए तो उसके बाद फैसला आए, लेकिन इस पर बड़ी ध्यान रखना होगा। जो संबंध हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, प्रबंधक हैं, हमारे जो जिला सहकारिता पदाधिकारी हैं,
प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी हैं उन सबको इस पर बड़ी पैनी नज़र रखनी होगी। अब प्राधिकार इस बारे में तो नोटिफाई करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 में एक हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके अंतर्गत उप निबंधक का एक पत्र निकल गया था कि ऑनलाइन सदस्यता जिन लोगों का लंबित हुई उन्हें सभी को सदस्य बना दिया जाए, तो उसको हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है। तो वैसे लोग भी पैक्स की मतदाता इस बार के पैक्स इलेक्शन की मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। और एक बार और मतदाता सूची के अपडेशन के बारे में मैं बता दूं कि मतदाता सूची का अपडेशन एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रायः नामांकन के 10 दिन पहले तक होता है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी यदि कोई ऐसे वैध सदस्य हों जिनके पास साक्ष्य हो कि वे पैक्स के सदस्य हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो निर्वाचन पदाधिकारी को अपडेशन का अधिकार है। तत्काल हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जब भी मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना निकालता है तो बहुत विस्तृत प्रावधान करता है और उस प्रावधान में सारी परिस्थितियों का लगभग उल्लेख रहता है। अब प्रारूप मतदाता सूची जैसे ही चला गया, निर्वाचन पदाधिकारी वीडियो होते हैं, प्रायः वीडियो जो प्रखंड के होते हैं, तो वीडियो का दायित्व है कि जो निर्धारित तिथि है, तिथि का निर्धारण रहता है कि इतना तारीख से को डीसीओ की यहाँ समिति जमा कर रही है, अगला रहता है कि इतना तारीख को डीसीओ वीडियो को भेज देंगे और जिस दिन वीडियो को भेजना है उसी दिन वीडियो उसका प्रकाशन कर देते हैं और 8 या 10 दिन आपत्ति की सुनवाई का तिथि निर्धारित कर देते हैं। ये सारा अधिकार जो है निर्वाचन पदाधिकारी को बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 का यथा संशोधित का अनुच्छेद 21 में हमको लगता है सारा अधिकार उसी से मिलता है, उसी के अंतर्गत तो सारा निर्वाचन का कार्यक्रम निकालता है। अब जो पब्लिकेशन कर देना है पैक्स के कार्यालय में, डीसीओ कार्यालय में, समिति प्रखंड कार्यालय में, अब लोगों का होगा कि उसमें आपत्ति देंगे और आपत्ति है कि इंडिविजुअल आपत्ति पड़ेगा। आपत्ति 2 तरह का पड़ सकता है, एक तो जो त्रुटि है उसको सुधार करने के लिए और एक है कि नाम जोड़ने के लिए। त्रुटि में सुधार करने के लिए पड़ सकता है, नाम स्वप्रेरणा से भी त्रुटि में सुधार कर सकते हैं निर्वाचन पदाधिकारी, उनको अधिकार है। नाम जोड़ने के लिए जो आपत्ति किया जाएगा वो इंडिविजुअली होगा, हर आदमी अपना अलग अलग आपत्ति करेगा, उसके लिए प्रपत्र है, एक सामूहिक रूप से आपत्ति नहीं किया जाएगा। इसी तरह से नाम हटाने के लिए भी आपत्ति आ सकता है, तो उसके लिए भी सुनवाई करके हर एक आवेदन पर एक रिजेंट ऑर्डर पास करना होगा। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे जब बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि प्रकाशित कर देगा। तत्काल मेरे इस अंक का उद्देश्य उन सभी पैक्स अध्यक्षों, प्रबंधकों, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को जागरूक बना देना है कि जो प्रारूप मतदाता सूची आपके कार्यालय में समर्पित किया गया पैक्स द्वारा और उसके आधार पर आपने बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को ऑनलाइन निर्वाचन का प्रस्ताव दिया, तो आपके काम का अंत नहीं हुआ है, आपके काम की यह शुरुआत है। आपको पैनी नज़र रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है अभी भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है। ऊँट किस कैबिनेट बैठता है यह कहा नहीं जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय 7(2) में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अधिकार को चुनौती दी गई है उसमें क्या फैसला करता है, उससे आपका मतदाता सूची प्रभावित होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय 7(4) के अधिकार को जो चुनौती दी गई है उसमें क्या फैसला करता है, उससे भी आपका मतदाता सूची प्रभावित होगी। इसलिए आपको सतत रूप से जागरूक रहना है और पैनी नज़र रखना है ताकि कहीं से कोई गलती नहीं हो, और गलती होने पर बड़ी समस्या होती है, तो विभाग की बदनामी हो जाती है। कभी कभी पदाधिकारियों को भी दंडित होना पड़ता है। मैंने देखा है अपने कार्यकाल में कि बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम में सतर्कता नहीं बरतने या अन्य कोई उपेक्षा का भाव रखने के कारण कतिपय पदाधिकारी को दंडित, यहाँ तक कि निलंबित भी किया गया था एक डीसीओ को। तो मेरा उद्देश्य है कि सभी को मैं जागरूक करूं, और मेरी चिंता यह है कि बहुत सारे नए ऑफिसर्स डीसीओ के रूप में आए हैं, जो नए बैच के हैं, बीपीएससी बैच से तो आए ही हैं, और बहुत सारे हमारे जो मुख्य सहकारिता पदाधिकारी थे वो प्रमोट होकर जब मुख्य ARCS बने और फिर ARCS से उनको डीसीओ बनाया गया। कई जगह ARCS से बहुत सारे डीसीओ हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से जागरूक करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, फिर आगे अगले अंक में मिलेंगे नए विषय के साथ। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे भी शैक्षणिक रूप से अपनी सेवा आप लोगों को दे सकूं। धन्यवाद। जय सहकार, जय सहकारिता, नमस्कार।